हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैव अणु के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन क्या होती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड या फिर बोल सकते हैं आप अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। और एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, या फिर आपको बताया गया कि आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग प्रोटीन के स्रोत की बात करें, यानी कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो आप बता सकते हैं दाल, इसके अलावा मटर, इससे प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा दूध, दही, इसके अलावा पनीर, इन सभी से जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं मांस, इससे भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अंडा, मछली, इन सभी से जो है प्रोटीन मिलता है। तो ये आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं आदि। इसके अलावा किसमें जो है प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग मांस की बात करें तो मांस में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। इसके अलावा अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। इसके अलावा जो है गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूध में प्रोटीन की मात्रा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ये आपको रटे होने चाहिए। सोयाबीन की दाल, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग मांस की बात करें तो मांस में लगभग जो है 22% यानी कि 22% जो है यहाँ पर प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर अंडे की बात करें तो अंडे में जो है 14% प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है 12% प्रोटीन होती है। इसके अलावा दूध में 4% प्रोटीन होती है। और जो सोयाबीन की दाल होती है इसमें जो है 54% प्रोटीन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है वो सोयाबीन की दाल में होती है। अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन की दाल का यूज कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आणविक संरचना के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वर्गीकरण जो है आप कार्य के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बताया गया कि आप इसका वर्गीकरण जो है आणविक संरचना के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला आप बता सकते हैं इसमें आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं इसमें जल अपघटन से प्राप्त, जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। इसके अलावा तीसरा आप बता सकते हैं कार्य के आधार पर। तो 3 प्रकार से आप इनका वर्गीकरण जो है कर सकते हैं, कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है आणविक संरचना के आधार पर। अगर इसके आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं तो इसके आधार पर 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक होते हैं आपके रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, याद रखिएगा,
रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन। इसके अलावा अगर दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप बता सकते हैं गोलीय, गोलीय, या आप बता सकते हैं यहाँ पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। याद रखिएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इस प्रकार से तो यहाँ पर आणविक संरचना के आधार पर जो है इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है आपका रेशेदार या फाइबर प्रोटीन और दूसरा है गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अगर रेशेदार या फाइबर प्रोटीन की बात करें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु जो है वो पास पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है फाइबर या फिर रेशेदार प्रोटीन। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु जो है वो पास पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं, उन्हें रेशेदार प्रोटीन बोला जाता है और ये जो है जल में अविलेय होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे केराटिन, जैसे केराटिन। इसके अलावा आप दूसरा बता सकते हैं फाइब्रियान, फाइब्रियान। ये जो है आपके रेशेदार या फिर फाइबर प्रोटीन होते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग गोली प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के प्रोटीन में जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है अपने चारों ओर इस प्रकार से लिपटी हुई होती है कि संपूर्ण प्रोटीन जो है वो गोलाकार हो जाती है, इसलिए इन्हें जो हम लोग गोली प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो है जल में विलय होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये प्रोटीन जो है जल में विलय होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे एंजाइम, जैसे कि एंजाइम। इसके अलावा बता सकते हैं हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन। ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो एंटीबॉडी, ये सभी जो होते हैं आपके गोलीय या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, अगला यहाँ पर है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। तो इसके आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप लोग याद रखिएगा संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। और तीसरा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर सरल प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है सरल प्रोटीन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि ग्लूटेनिन। आप बता सकते हैं यहाँ पर जैसे ग्लूटेनिन, ये आपका जो है सरल प्रोटीन है। इसके अलावा बता सकते हैं प्रोलेमिन, प्रोलेमिन ये होता है आपका सरल प्रोटीन। आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बता सकते हैं आप ऑक्सीजेनिन, ये जो है आपके सरल प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा एल्बुमिन, ये भी आपका सरल प्रोटीन होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए संयुग्मी प्रोटीन। अगर इसकी बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त जो है अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है संयुग्मी प्रोटीन। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ जो है अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है संयुग्मी प्रोटीन। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन ये जो है आपका संयुग्मी प्रोटीन है।
इसके अलावा अगर व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम द्वारा जो है आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अगर हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल अथवा संयुग्मी, जो आपको बताए गए हैं पहले, तो सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम द्वारा जो है आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि प्रोटियोश, यहाँ पर हो जाएगा प्रोटियोश। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें पेप्टोन, पेप्टोन ये आपका जो है व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर जो है इन्हें 7 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, कार्य के आधार पर इन्हें जो है संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, इसके अलावा दूसरा आप इसमें बता सकते हैं संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन। इसके अलावा तीसरा आप इसमें बता सकते हैं एंजाइम, एंजाइम। इसके अलावा चौथा आप यहाँ पर बता सकते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स। इसके अलावा पांचवा आप बता सकते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। यहाँ पर याद रखिएगा एंटीबॉडी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी के अतिरिक्त जो है यहाँ पर इसे आप बोल सकते हैं रक्षक प्रोटीन, एंटीबॉडी या फिर आप बोल सकते हैं रक्षक प्रोटीन। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं रक्त प्रोटीन, रक्त प्रोटीन। और इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिन, टॉक्सिन। तो यहाँ पर कार्य के आधार पर जो है इन्हें 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसमें संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है रेशेदार प्रोटीन है। ये आप लोग याद रखिएगा कि संरचनात्मक प्रोटीन के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है रेशेदार प्रोटीन है। जैसे कि आप बता सकते हैं कैल्कोजन, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें कैल्कोजन, ये जो है आपकी संरचनात्मक प्रोटीन है, आप बता सकते हैं कैल्कोजन। इसके अलावा अगर संकुचित प्रोटीन की बात करें तो ये जो है मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं, ये प्रोटीन जो है ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि मायोसिन, मायोसिन, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर एंजाइम की बात करें तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन के ये वे समूह होते हैं जो जैवी उत्प्रेरक होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है जैवी उत्प्रेरक होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि ट्राइसिन, जैसे कि आप बता सकते हैं ट्राइसिन। इसके अलावा बता सकते हैं पेप्सिन, ये सब जो है एंजाइम होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन के ये समूह जो है वाहक का कार्य करते हैं, प्रोटीन के ये समूह यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं ये वाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इंसुलिन, इंसुलिन ये जो है हार्मोन्स हैं। इसके अलावा अगर एंटीबॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि जब शरीर पर रोगाणु जो है आक्रमण करते हैं तो बाहरी प्रोटीन या फिर एंटीजन जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं जो आक्रमणकारी स्पीसीज को शरीर से हटाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन, रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग रक्त प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन जो है रक्त में उपस्थित होती हैं जैसे कि एल्बुमिन, आप बता सकते हैं जैसे कि एल्बुमिन, ये जो है
रक्त में उपस्थित होती हैं, एल्बुमिन। और इसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन एवं फाइब्रिनोजन, ये सभी जो है रक्त प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा अगर टॉक्सिन की बात करें तो ये जो है विषैली प्रकृति की होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं सांप के विष में, ये जो है सांप के विष में होती है प्रोटीन, सांप के विष में जो है टॉक्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन के कार्य, यानी कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि इसका कार्य जो है पेशियों का निर्माण करना होता है, यानी कि पेशियों के निर्माण करने में यहाँ पर इसका यूज होता है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों को सुधार करने के लिए जो है ये कार्य करता है। इसके अलावा एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण ये करता है। इसके अलावा रक्त व शरीर की अन्य द्रवों की पीएच का नियंत्रण जो है प्रोटीन करता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूक्लिक अम्ल जो है अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये जो है जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं और जीवों की आनुवांशिक सूचना जो है न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि मुख्यतः ये मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा, पहला होता है DNA और दूसरा होता है आपका यहाँ पर RNA। तो यहाँ पर ये जो DNA है इसका मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। इसके अलावा दूसरा होता है RNA, जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इससे बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक DNA और इसके अलावा एक होता है RNA। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के जो है तीन तीन मूल घटक होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के तीन मूल घटक होते हैं, कि तीन मूल घटक होते हैं, मूल घटक हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक आप लोग याद रखिएगा, एक होता है आपका पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। इसके अलावा दूसरा होता है कार्बनिक क्षारक, कार्बनिक क्षारक। और तीसरा आप लोग याद रखिएगा फॉस्फेट समूह, तीसरा होता है फॉस्फेट समूह। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के तीन मूल घटक होते हैं, एक पेंटोस शर्करा, कार्बनिक क्षारक, इसके अलावा फॉस्फेट समूह। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर RNA की बात करें तो RNA में जो है राइबोज शर्करा होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है राइबोज शर्करा होती है। RNA में
राइबोज शर्करा होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा ये होती है आपके डीएनए में। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग क्षारक की बात करें, इसमें क्षारक, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका डीएनए होता है इसमें आपके 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। डीएनए में जो है आपके 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। एक होता है आपका एडेनिन, पहला होता है आपका एडेनिन, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है आपका ग्वानिन, ग्वानिन। इसके अलावा तीसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ये होता है आपका तीसरा। और इसके अलावा चौथा क्षारक होता है इसमें थाइमीन, चौथा क्षारक जो होता है वो होता है आपका थाइमीन। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो है ये तीनों क्षारक तो सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको ये बताया गया है एडेनिन, इसके अलावा ग्वानिन और ये साइटोसिन, यानी कि पहले के तीनों क्षारक जो है दोनों में सेम होते हैं। इसमें चौथा आपका होता है यूरेसिल, चौथा इसमें आपका था थाइमीन और इसमें होता है आपका यूरेसिल। तो इन दोनों के अगर क्षारक की बात करें तो याद रखिएगा दोनों में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों में होते हैं। इसके अलावा चौथा जो थाइमीन है ये डीएनए में होता है और यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।